नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये कह देना चाहता हूं कि स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप मेरा एप्लीकेशन स्टार आईक्यू एजुकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा इस लेक्चर के पीडीएफ फाइल के लिए। और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नेम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 5 महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसे 2 पार्ट में करवा दीजिएगा या 3 पार्ट्स में करवा दीजिएगा। तो आज शाम को भी 7:30 बजे एक लाइव क्लास होगी। आप लोग हरियाणा करंट अफेयर के 5 महीने के करंट अफेयर्स के लिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोगों को इसका लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को जो है ना मेरा अनलॉक कोड यूज करना होगा, स्टार आई क्यू अनलॉक कोड यूज करने से आपको सभी क्लासेस मेरी बिल्कुल फ्री में दिख जाएंगी। आज शाम को 6 बजे एनसीईआरटी 8वीं क्लास की साइंस के एमसीक्यू की क्लास होगी आपकी। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब जो है वो क्या रहने वाला है। पशुओं से मनुष्यों में होने वाले कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग्स तैयार करने के लिए हरियाणा एनआरसीई समेत 4 संस्थानों को आईसीएआर ने कितने करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है? तो ये टोटल प्रोजेक्ट दिया है 3.06 करोड़ का, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, जो कि थोड़ा सा अच्छे वाला है, और ये क्वेश्चन आपको हरियाणा करंट अफेयर में तो काम आएगा ही, के साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी आपकी मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किन की मदद करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो है इस पहल की और इस पोर्टल की शुरुआत की है? नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और हरियाणा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, इन्होंने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए किया है? तो ये किया है अभी हाल ही में वृद्ध लोगों की हेल्प करने के लिए, ओल्डर पीपल की हेल्प करने के लिए। ऐसा क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? ऐसा करने की जरूरत देखो सबसे पहले इसलिए पड़ी कि साल 2001 में हमारे पूरे भारत के अंदर 7.5% बुजुर्ग थे। 2026 तक जो है ना ये बढ़ जाएंगे, आंकड़ों के अनुसार लगभग 12.5% हो जाएंगे, मतलब 12.5% हो जाएंगे। और यही बुजुर्ग साल 2050 तक जो है ना वो 19.5% हो जाएंगे। आप इस हिसाब से समझिएगा कि लगातार रैंकिंग बढ़ रही है जनसंख्या के साथ साथ, और इसी वजह से बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका बस उद्देश्य इतना है कि वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक सभी उत्पाद और सेवाओं को एक ही स्थान पे उपलब्ध करवाना, क्योंकि बूढ़े लोग हैं उनको इधर से उधर भटकना ना पड़े। ऐसा करने के लिए जो है ना अभी रिसेंटली जो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आपको ये भी पता लगाना है कि ये लॉन्च कब किया गया। ये लॉन्च किया गया है जी 4 जून को। किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने। इसे वर्चुअली लॉन्च किया गया है क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, इस वजह से। अच्छा सर, जरूरी चीजें क्या है? जरूरी चीजों में पैसा हो सकता है, खाना हो सकता है, या कोई कानूनी मार्गदर्शक हो सकता है, कोई तकनीकी सहायता हो सकती है, कोई और बहुत सारी सेवाएं हो सकती है जो बुजुर्गों को जो है दी जा सकती है इस पोर्टल के माध्यम से, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के माध्यम से। और जो ये सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा एक्सेस है जहां बुजुर्ग लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा कर सकेंगे। अब सुनिए, ये तो बात हुई नेशनल से इंपॉर्टेंट। हरियाणा से इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें राज्य मंत्री जो श्री कृष्ण पाल गुर्जर है, ये हरियाणा के फरीदाबाद से ही जीते हुए हैं, निर्वाचन क्षेत्र है इनका। और श्री रतनलाल कटारिया है, इनका निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के अंबाला से है। श्री रामदास अठावले, इनका निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में है, जो कि इसमें राज्य मंत्री है। केंद्रीय मंत्री तो थावरचंद गहलोत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र एमपी है। तो ये स्लाइड आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में अलग अलग विभागों के नाम, जमीन को अब क्या नाम दिया जाएगा?
अब देखिए क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास भी कुछ ज़मीन है, अलग-अलग डिपार्टमेंट के पास में। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बात करता हूँ, एक नहर डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है? इसके पास भी अपनी कोई ज़मीन है, कोई बिजली डिपार्टमेंट है मान लेते हैं, इसके पास में भी अपनी ज़मीन है। हर एक प्रकार के डिपार्टमेंट के पास में अलग-अलग ज़मीन है। अब बात ये नहीं समझ आ रही कि इन ज़मीनों को किस-किस डिपार्टमेंट के नाम से पुकारा जाए। मतलब कोई कहता है ये बिजली वालों की है, कोई कहता है नगर पालिका की है, कोई कहता है ये नहर वालों की है। तो आप एक काम करें, कॉमन इनका एक नाम रखते हैं तो ठीक नहीं रहेगा। तो इनका नाम सरकारी ज़मीन रखने की घोषणा हो चुकी है अब, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। बस इसका मतलब ये होगा कि सरकार ज़मीन का रिकॉर्ड अब एक ही जगह पे देख सकेगी, बस सीधी-सी मतलब ये है। और ज़मीन का टाइटल सरकार के नाम पे ही रजिस्टर्ड होगा, बिना सरकार के नाम रजिस्टर्ड ही नहीं होगा ये। राजस्व विभाग ने इसकी जो है ना, वो सभी राज्य में इसको ऐसा लागू करने के लिए, मतलब पूरे हरियाणा राज्य के अंदर जो है लागू करने की इसकी घोषणा कर दी है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये अब तक की बात अगर की जाए ना, तो अब तक इस योजना को जो है ना, हरियाणा के ये जिले हैं, एक तो है पंचकुला, एक है फतेहाबाद, यहाँ से ये योजना शुरू भी हो चुकी है। फतेहाबाद, पंचकुला और बरवाला तहसील से इसे स्टार्ट ही कर दिया गया है। बाकी इसे धीरे-धीरे जो है पूरे हरियाणा राज्य के अंदर फैला दिया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात हो जाएगी जब एक जगह से दूसरी जगह में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है, तो एनओसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे झंझट होते हैं। तो ये सारे झंझट जो है ना, ये अब खत्म हो जाएँगे एक प्रकार के। तो हरियाणा के जितनी भी ज़मीन है उसका टाइटल अब सरकार के नाम पे ही रजिस्टर्ड होगा। बस इसका मतलब इतना सा ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पे 1281 लड़कियां दर्ज की गई है? तो वही देखिएगा, बड़ा गजब का लिंगानुपात दिखने को मिल रहा है। और ये गांव है पानीपत जिले का बुढ़शाम, और इस बुढ़शाम गांव के अंदर जो है ना, 1000 लड़कों पे जो 1281 लड़कियां दर्ज की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। और पानीपत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे ही जो है ना, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान की तारीफ तो यूएनओ ने भी की थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस अभियान का काफी हद तक फर्क भी पड़ा है, नो डाउट फर्क पड़ा है इस अभियान का, ठीक है। और हरियाणा का लिंगानुपात कहाँ 2011 से बढ़ के अब 900 पार चला चुका है। पहले हम लोग 900 से नीचे थे, अब 900 से पार हो चुके हैं। ओवरऑल जो है ना, अलग अलग जिले का अलग अलग है आपका। ये तो ओवरऑल तो आप लोग जो है बिल्कुल अथेंटिक तो तब बता पाएंगे जब जनगणना के आंकड़े हमारे आगे आएंगे। अच्छा, ये जो गांव है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 50,105 जनसंख्या वाले इस गांव में साल 2020 में 41 बेटियां और 32 बेटों ने जो है जन्म लिया है इसके अंदर। और गांव का लिंगानुपात मैंने अभी बताया कितना है, 1281 लड़कियों पर 1000 जो है वो लड़के हैं। अच्छा, इस गांव को जो है ना, बेस्ट विलेज योजना के तहत भी चुन लिया जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ की जो है ना, 3 बेटियों को अब जो है ना, इनके पुरस्कार देने के लिए इनके नाम जो है इनके जो है डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं। 3 बेटियों में जो है ना, आपकी डॉक्टर इन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में नौलथा गांव जो है से टॉप पे रहा था। अवार्ड के लिए बात हुई थी। 2020 में 10वीं में प्रथम रही गांव की बेटी को 75,000 रुपए, दूसरे स्थान वाली को 45 और तीसरे स्थान वाली को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पे जो है वो मिलने वाली है। अभी इन तीनों के नाम जो है वो सरकार को दे दिए गए हैं डिपार्टमेंट को। अच्छा, 2016 से 2020 में देखो ऐसे-ऐसे कुछ आंकड़े बदलते गए। ओवरऑल पानीपत का लिंगानुपात आप मुझसे पूछते हो तो तकरीबन 943 के आसपास जो है ना, ये था साल 2020 में। और उसके बाद में अप्रैल 2021 का अगर आप आंकड़ा देखने की कोशिश करते हैं तो 953 के पास पहुंच गया है। मतलब लिंगानुपात पिछले साल के मुकाबले जो है ये बढ़ा है। मतलब आप ओवरऑल ये देख सकते हैं कि 2019 में 41 था, 20 में 43 था, 21 में 953 हो चुका है। आप जिक्र पानीपत का यहाँ पे किए हैं। पानीपत खैर बहुत ही गजब का शहर है हरियाणा का, जिसको आप लोग बुनकरों का शहर भी कहा करते हैं। हरियाणा की पहला नवनिर्मित जेल, जो कि पर्यावरण अनुकूल जेल जो है ना, सबसे पहली वो पानीपत के अंदर ही जो है वो खोली गई थी। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर सकते हो। पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ के नाम से पुकारा जाता है। और पानीपत जो है ना, पानीपत यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसकी साक्षरता दर भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर बहुत कम भी नहीं है, 77.5% के आसपास है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 951 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हमें पढ़ देते हैं। अच्छा, इस गांव की सरपंच का नाम पूनम है, ये भी बात आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा समेत भारत के सभी राज्यों में कब से सभी को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन?
मतलब हरियाणा कह दो या भारत के सभी राज्यों के अंदर। अब तक क्या था, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों पे वैक्सीनेशन का काम छोड़ रखा था, लेकिन अब जो है केंद्र ने ही इसे कब्जे में ले लिया। 21 जून से 18 के बाद वालों को भी जो है वो फ्री में वैक्सीन मिलेगी, ऐसा जो है ना भारत सरकार ने घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इसकी पर्टिकुलर घोषणा की है, और अगर कोई जो है पैसे लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है ये वैक्सीनेशन वाला काम 25% अब सौंपा जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 150 रुपए जो है पर इंजेक्शन ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा चार्ज जो है वो नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना। हाँ, भारत सरकार की इस आंकड़े में एक बात ये पता लगी है कि 2014 में जो है ना भारत में टीकाकरण का कवरेज 60% होता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में से बढ़ के जो है अब ये 90% का टीकाकरण का काम जो है वो कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी ओलंपिक में खेल सकेंगे? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के कुल जो है 26 खिलाड़ी ओलंपिक में खेल सकेंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 18 खिलाड़ी तो नॉर्मल खेल हो ही गए आपके, बॉक्सिंग वगैरह, ठीक है ना, बॉक्सिंग कुश्ती वगैरह करके, और 8 खिलाड़ी जो है ना इन्होंने हॉकी के अंदर भी दावेदारी है वो पक्की कर ली है। और जो जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ये खिलाड़ी है, 9 खिलाड़ी है, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, ठीक है ना, ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट हुए हैं। इन खिलाड़ियों के घर पे जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पे जो नियुक्त हैं वो इनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कोविड 19 के दौरान जो है सिचुएशंस का हालचाल जो है वो ले रहे हैं। तो इस बात को आप लोग जरूर याद कर सकते हैं। जैसे आपको मैं खिलाड़ियों की बात कराता हूँ, इनमें 4 बॉक्सर शामिल है, जैसे अमित पंघाल है रोहतक से, भिवानी पूजा से है, मनीष कौशिक, विकास यादव। 3 रेसलर है इसके अंदर, गांव जो है मदाना, गोहना जिला जो है ना, गोहना क्षेत्र कहिएगा सोनीपत में। सबसे कम उम्र कि सोनम मलिक भी इसके अंदर जो है वो शामिल है, अंशु मलिक भी है, और जींद की है ये, सीमा बिस्ला है रोहतक की। शूटर मनु भाकर जज्जर की है, पैदल चाल के खिलाड़ी राहुल रोहिला बहादुरगढ़ के हैं, ठीक है ना, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा पहलवान रवि दहिया, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, पैदल चाल के संदीप पूनिया, एथलीट नीरज चोपड़ा, रेसलर विनेश फोगाट, शूटर विनेश वर्मा, शूटर यशस्विनी देसवाल, शूटर संजीव राजपूत टोक्यो ओलंपिक का टिकट क्वालिफाई कर चुके हैं। इनके घर पे गजेंद्र फोगाट जाएंगे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और इनके घर जा चुके हैं। खैर, घर गए ना गए वो बात छोड़ो, लेकिन आप ये याद करिएगा ये व्यक्ति सिलेक्ट हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हरियाणा ने सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए डैम बनाने के लिए कितने करोड़ की राशि मंजूर की है? तो हरियाणा ने जो है 388 करोड़ रुपए सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए जो है ये 388 करोड़ से डैम बनाने की राशि जो है मंजूर की है। और आदि बद्री से लेके पिहोवा तक 20 बड़े जलाशय बनने वाले हैं, इनका काम 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है इसकी स्थापना जो है ना वो अभी रिसेंटली ही हुई थी। कब हुई थी? साल 2015 के अंदर हुई थी, और इसके चेयरपर्सन हमारे खट्टर साहब ही है, और इसके जो डिप्टी चेयरपर्सन है उनका नाम है धुमन सिंह किरमच। इस बात को भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और सरस्वती नदी के किनारे बनना वाली या रंगोई नामक ऐतिहासिक स्थल भी पड़ता है। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया है? हालांकि इसकी घोषणा किए हुए पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बन के अब तैयार हुआ है, और कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के अंदर। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महेंद्रगढ़ के अटेली गांव के सुंदर में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का हरियाणा का पहला केंद्र होने वाला है ये, और जैविक खाद द्वारा बेमौसमी सब्जियां उगाई जाएगी इसमें, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और के साथ साथ जैविक खाद से तैयार की सब्जियां जो है जहर मुक्त भी होने वाली है। इस बात को आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। केंद्र लगभग 13 एकड़ जमीन में 10 करोड़ की लागत से जो है ना एक तकरीबन इजराइल के सहयोग से जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो लगाया है टोटल आपका। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। कुछ इस टाइप की जो है बेमौसमी सब्जियां जो है यहाँ लगाई जा सकती है महेंद्रगढ़ के अंदर। आपने जिक्र किया है महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ एक प्राकृतिक शहर और इसके आसपास के गांवों का आरंभ अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के दादा अनंगपाल के काल में ही हुआ था। यहाँ का जो है ना पूरा शासन काल, या यूं कहिएगा यहाँ की शुरुआत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका नारनौल शहर जो है 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर राज्य का एक भाग था। नारनौल आज जो है महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है। जल महल, चोर गुबंद, बिरबल का छाता, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, ढोसी की पहाड़ी, माधोगढ़ का किला, ये सभी के सभी ऐतिहासिक स्थल या पर्यटन स्थल जो है ना ये पड़ते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर।
चलो जी। अगला क्वेश्चन है कि शासन प्रक्रिया में हरियाणा का कौन-सा रैंक आया है? भई शासन प्रक्रिया में गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर जो है हरियाणा का 10वां रैंक आया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। पहला नंबर पंजाब है, नंबर है 346 और हम लोग पढ़ते हैं 10वें नंबर पे। हमारे नंबर तो देख लो आप लोग कितने कम है, ठीक है ना? मुश्किल से हम लोगों ने 300 का आंकड़ा छुआ है भई, पर नंबर 1 पे पंजाब है, हमारा नंबर जो है ना वो 10वां है इस रैंकिंग के अंदर शासन प्रक्रिया के अंदर। किस क्षेत्र में सबसे बेस्ट शासन जो है वो चलता है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। चलो जी, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा राज्य किन वाहनों पे नीति बनाएगा? इलेक्ट्रिक, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। बताइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक मुस्कुराते रहना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।